नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे अभ्यर्थी, हमारे उत्तर प्रदेश के धुरंधर वीर योद्धाओं, आपका इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश जीके की। तो ये किसान एक्सप्रेस सीरीज जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास हो रही है। जितनी भी हमने इससे पहले क्लासेस कराई हैं, सारी के सारी क्लासेस आपके एग्जाम में वहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं या विगत वर्षों में पूछे गए हुए हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है किसान एक्सप्रेस सीरीज में उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन। तो उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन पर भी हम चर्चा करेंगे कि हमारे प्रदेश में खनिज के संसाधन, खनिज के भंडार, कौन कौन से क्षेत्र से हमारे यहाँ कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं, ये भी हम जानकारी हासिल करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्लास की। उससे पहले कि आप लोग एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को और अच्छा मजबूत करें, क्योंकि आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं के दौर से गुजर रहे हैं। हर एक चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती जा रही है। जैसे जैसे एग्ज़ाम के दिन नज़दीक आते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे दिमाग का संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। हम ऊपर से इतना प्रेशर ले लेते हैं कि हमारा एग्ज़ाम होगा तो कैसा होगा, नहीं निकला तो हम क्या करेंगे। इन सब सारी चीज़ों से हम लिप्त रहते हैं। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं हम लोग कि हम कौन से वीडियो से कैसे उभरें। तो हम बताते हैं, आप कोई छोटे नौनिहाल बच्चे की तरह तो नहीं हैं। आपके लिए मोटिवेशन आपका सैलरी है। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी पर मंथ सैलरी क्या है, वो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन का पॉइंट है। आपको अगर हम कुछ ऐसा मोटिवेशन बताएं तो आपके दिमाग में नहीं आएगा जब तक आप पर मंथ की सैलरी का लालच अपने दिमाग में नहीं लगाएंगे। हम वो नहीं कहते, जो आप कहोगे सर लालच बुरी वाला है, वो नहीं कहते। लालच जो आपके पास है उसके बाद लालच करो वो बुरा है। आपके पास अभी कुछ नहीं है, अभी आप नौकरी का लालच कर रहे हैं तो वो आपका एक लालच नहीं, वो आपका एक टारगेट भी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की। तो इसको हम लोग बहुत हल्के में नजरअंदाज करते हुए पढ़ते हुए चलते हैं, और जब एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम परेशान नजर आते हैं। तो क्यों ना हम इस परेशान को या इस परेशानी को ही हटा लें। हमारे एग्जाम में जो 20 प्रश्न आने हैं हम इसको ही हटा दें और 20 के 20 क्वेश्चन हम ठोक के आए एग्जाम में, दावे के साथ कहें कि हमारे सही हैं। वो कैसे हो पाएगा सर? हमारी आप क्लास कर रहे हो, आप रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं और आप और मेहनत करते हुए जा रहे हो। उत्तर प्रदेश स्पेशल में आपने टारगेट बना लिया है कि यूपी जीके के सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर होंगे। हर एक पॉइंट में हम बढ़िया अपनी बादशाहियत हासिल करेंगे। तो ऐसा अगर दिमाग में आप सोचोगे तो आपका कोई भी टॉपिक आपको कठिन नहीं लगेगा। आप बहुत ही इजी वे में सारे टॉपिक को कवर कर सकेंगे। हम बात करते हैं आज के खनिज संसाधनों पर। तो हमारा टॉपिक है, इसे शुरुआत करने से पहले आप सभी बच्चे एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर देंगे ताकि हमारे बीच ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके। अब हम बात करते हैं खनिज संसाधन। खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेस। क्या हम बात करते हैं? मिनरल रिसोर्सेस, खनिज संसाधन की हम बात कर लेते हैं। तो हमारा जो मेन हेडिंग है आज की क्लास का, खनिज संसाधन। तो सबसे पहली बात हम करते हैं खनिज क्या होते हैं। तो खनिज जो होते हैं प्राकृतिक रूप से या प्राकृतिक रूप से हमको प्राप्त कच्चा माल होता है, या कच्चा हम कह सकते हैं धातु अधातु का मिश्रण होता है, जिससे हम धातुएं भी निकालते हैं, अधातुएं भी निकालते हैं। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चा माल जिसका उपयोग हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए करते हैं। हम खनिजों से विभिन्न प्रकार के पदार्थ, विभिन्न प्रकार के उपकरण, विभिन्न प्रकार के आभूषण, ठीक है, इत्यादि का निर्माण करते हैं। हम बात करते हैं आगे खनिजों की उपयोगिता के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो खनिज होते हैं वो प्रकृति के द्वारा प्रदान होते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं हमको। ये किसके द्वारा प्रदत्त होते हैं? प्रकृति द्वारा प्रदत्त। ठीक है, क्या? खनिज। खनिज जो है प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं। खनिज हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो जो खनिज होते हैं वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। क्या होते हैं? रीढ़ की हड्डी होते हैं। रीढ़ की हड्डी होते हैं।
जिस राज्य में या जिस देश में जितना ज्यादा खनिज होगा उस राज्य या देश की उतनी ज्यादा आर्थिक संपन्नता देखने को मिलेगी। हम बात करते हैं कि जिस राज्य या देश में जितने ज्यादा खनिजों की मात्रा होगी उस राज्य की उतनी ज्यादा आर्थिक संपन्नता हमें देखने को मिलेगी, या उस देश की उतनी ज्यादा हमें आर्थिक संपन्नता देखने को मिलेगी। हमने बात की कि जो प्रकृति है, खनिजों जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। खनिज जो है कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। खनिजों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में होता है। खनिजों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में होता है, कच्चे माल के रूप में होता है। जो खनिजों का प्रयोग है वो कच्चे माल के रूप में होता है, कच्चे माल के रूप में होता है। ठीक है, यहां तक हम बात कर दिए कि खनिजों का जो प्रयोग होता है वो कच्चे माल के रूप में होता है। अगर हम बात करें विश्व में सबसे ज्यादा, अगर खनिजों की बात करें तो रूर प्रदेश में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक खनिज का भंडार अगर हम बात करें तो रूर प्रदेश वो जर्मनी में पड़ता है। कहां पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है। तो ध्यान देंगे, विश्व में सर्वाधिक खनिज के भंडार, विश्व में सर्वाधिक खनिज का भंडार, विश्व में सर्वाधिक खनिजों का भंडार, सर्वाधिक खनिजों का भंडार जो है वो हमें रूर जर्मनी में देखने को मिलता है। कहां? रूर जर्मनी। तो विश्व में अगर हम बात करें सर्वाधिक खनिजों का भंडार हमें कहां देखने को मिलेगा? तो रूर जर्मनी में देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो अगर भारत का रूर प्रदेश की बात आ जाएगी कि किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर पठार। किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार क्या है? छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। यहां तक हम लोगों ने जान लिया। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश देश के कुल खनिजों के आर्थिक या मौद्रिक मूल्य में 2% का योगदान करता है। या ऐसे लिखेंगे, देश के कुल खनिजों के मौद्रिक मूल्य में 2% का योगदान उत्तर प्रदेश का है। तो लिखेंगे देश के खनिजों के कुल मौद्रिक मूल्य में, देश के खनिजों के कुल मौद्रिक मूल्य में, कुल मौद्रिक मूल्य में, कुल मौद्रिक मूल्य में यूपी मात्र 2% का योगदान देता है। यूपी मात्र 2% का योगदान देता है। 2% का योगदान देता है। तो अगर हम बात करें, यूपी जो है खनिजों के मामले में बहुत ही ज्यादा पीछे है। कितना योगदान देता है? 2% देता है। पूरे देश में हमारे खनिज मान लो 100 रुपए का निकला, तो उसमें से 2 रुपया का खनिज कौन देगा? वो हमारा उत्तर प्रदेश देगा। कौन देगा? उत्तर प्रदेश देगा। तो उत्तर प्रदेश थोड़ा खनिजों के मामले में क्या है? गरीब सा है। खनिजों के मामले में थोड़ा गरीब सा है। तो हम पूरे देश में जितना भी खनिज उत्पादन हो रहा है उसका मात्र 2% ही हम क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हमने देखा खनिज संसाधन उत्तर प्रदेश के बारे में। अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खनिज कहां देखने को मिलते हैं। तो यूपी में सर्वाधिक खनिज, यूपी में सर्वाधिक खनिज कहां देखने को मिलेंगे? यूपी में सर्वाधिक खनिज, तो यूपी में सर्वाधिक खनिज आपको देखने को मिलेंगे दक्षिण का पठारी भाग।
कहाँ देखने को मिलेंगे? दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिण का पठारीय भाग, यहां पर आपको सबसे ज्यादा खनिज उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे, जिसे हम बोल सकते हैं बुंदेलखंड का पठार। क्या बोल सकते हैं? बुंदेलखंड का पठार। कुछ जिले ऐसे हैं जो बुंदेलखंड पठार से अलग हैं, बाकी मोस्टली जो खनिज हैं वो बुंदेलखंड क्षेत्र में ही देखने को मिलते हैं यूपी में। तो यूपी का अगर हम रूर प्रदेश की बात करें कि यूपी का रूर प्रदेश हम किसे कहेंगे, तो दक्षिणी पठार वाले क्षेत्र को कहेंगे, यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश का रूर प्रदेश। अब रूर क्या है? रूर एक जर्मनी में स्थान है जहां सबसे ज्यादा खनिज देखे जाते हैं। और भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? छोटा नागपुर पठार, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटो जिसको हम बोलते हैं। ये थोड़ा मिनरल से रिलेटेड हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ डेटाबेसेस बातें हैं। आगे हम और भी बातें करने वाले हैं, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। और स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ एक बार अच्छी तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सभी बच्चे एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि हमारे भी ज्यादातर स्टूडेंट जुड़े और तैयारी करें और अपनी बेहतर तैयारी को अंजाम दे। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश स्पेशल को थोड़ा अलग लेवल से पढ़ा के चल रहे हैं, आपको हर एक छोटी बड़ी चीजों को कवर कर रहे हैं। सारी चीजों को हम पूरे उत्तर प्रदेश को आपके पास एक प्लेलिस्ट में ला के डाल देंगे, आप उत्तर प्रदेश को बेहतर तरीके से जान पाओगे। ठीक है, आप फटाफट से इसको नोट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं, इसके अगले पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि कौन सा खनिज, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पाए जाते हैं। अब हम लिखेंगे उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाए जाने वाले खनिज, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कौन से खनिज पाए जाते हैं? मुख्यतः या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन से खनिज पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन से खनिज पाए जाते हैं? कौन से खनिज पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन से खनिज पाए जाते हैं? अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो हम बात करते हैं कि यूपी में सर्वाधिक कौन से खनिज पाए जाएंगे, इस पर चर्चा करते हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खनिज की अगर हम बात करेंगे तो हमारा चूना पत्थर और डोलोमाइट, कौन कौन से? चूना पत्थर और डोलोमाइट, ये दो जो खनिज हैं ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। जो डोलोमाइट है इसका प्रयोग हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह बनाने में करते हैं। तो एक तो चूना पत्थर, दूसरा डोलोमाइट है। ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाले खनिज हैं, हमने यहाँ पर बात कर ली। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में पहला खनिज निगम कब स्थापित हुआ। तो लिखेंगे उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज निगम की स्थापना यूपी में प्रथम मिनरल कॉरपोरेशन, उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज निगम की स्थापना, उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज निगम की स्थापना, खनिज निगम की स्थापना। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज निगम की जो स्थापना थी वो कब की गई? तो प्रथम जो खनिज निगम की स्थापना है वो 23 मार्च 1974 को की गई। कब की गई? 23 मार्च 1974 को प्रथम मिनरल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई, प्रथम खनिज निगम की स्थापना हुई। और जो खनिज निगम है इसने कहा कि यूपी के 12 जिलों में, यूपी के 12 जिलों में खनिजों का भंडार
यूपी में 12 जिलों में खनिजों का भंडार देखा गया है, देखा गया है। या अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के 12 जिले ऐसे हैं जहां पर खनिजों की मात्रा पाई जाती है। वो 12 जिले कौन कौन से हैं? तो हम बात कर लेते हैं 12 जिले। 12 जिले कौन कौन से हैं जिनसे खनिजों की प्राप्ति होती है? तो अब 12 जिलों के नाम लिखते हैं हम लोग। बात करते हैं हमीरपुर, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। ये कुछ जिले हमने लिख दिए। 1 2 3 4 5 6, 6 जिले हमने लिख दिया। एक जिला ऐसा है जो उत्तरी उत्तर प्रदेश का है, जिसको बोलते हैं सहारनपुर। क्या बोलते हैं? सहारनपुर की हम बात कर लिए। एक जिला ऐसा है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, महाराजगंज, महाराजगंज। कुछ जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में हैं, जैसे हम बात करेंगे प्रयागराज, प्रयागराज, मिर्जापुर, मिर्जापुर, उसके बाद सोनभद्र और चंदौली, चंदौली। ये देखिएगा, काउंट करिएगा, क्या 12 जिले हो गए? तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 6 ये, तो 12 जिले कुल मिला के ऐसे हैं जहां पर खनिजों का भंडार देखा गया है। ऐसा किसने कहा? तो उत्तर प्रदेश में बनाई गई प्रथम खनिज निगम है, उसने बताया कि यूपी के 12 जिले ऐसे हैं जहां पर खनिजों का भंडार देखा गया है, जहां पर खनिजों का भंडार देखा गया है। ये 12 जिले ऐसे हैं। ठीक है, आप इनको फटाफट से नोट करिएगा ताकि हम आगे बढ़ सकें और अच्छी अच्छी जानकारी आपको दे सकें। फटाफट से नोट करिएगा इसको। चलिएगा, नोट करिएगा फटाफट से। आगे हम बात करते हैं कुछ अन्य पॉइंट्स पर। जैसे हमने देखा यहां तक ये खनिज का निगम देख लिया। अब हम देखते हैं खनिज नीति। उत्तर प्रदेश की खनिज नीति के बारे में बात करते हैं। तो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज नीति कब बनाई गई? यूपी में प्रथम खनिज नीति, उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज नीति कब बनाई गई या कब बनी? कब बनी? उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज नीति कब बनी? तो 22 दिसंबर 1998 प्रथम जो खनिज नीति थी वो कब बनी? 22 दिसंबर 1998 को। तो नोट करके लिख लेना, 22 दिसंबर 1998 को प्रथम जो खनिज नीति थी उसका निर्माण किया गया 22 दिसंबर 1998 को। तो ये तो हमने बात कर ली, खनिज नीति की बात कर ली। अब मोस्टली हम देखते हैं कि हमारे खनिज जो होते हैं, खनिज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो खनिजों के प्रकार की हम अगर बात करें, टाइप्स ऑफ मिनरल्स की बात करें, खनिजों के प्रकार, अगर हम बात करें खनिजों के प्रकार, तो खनिजों के प्रकार की अगर हम बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, तो ये कई प्रकार के होते हैं। प्राइमरी मिनरल्स, सेकेंडरी मिनरल्स, टाइप्स ऑफ मिनरल्स।
परंतु हम इनकी उपयोगिता के आधार पे अगर हम वर्गीकरण इनका करें तो जो खनिज के जो प्रकार हैं उपयोगिता के आधार पे अगर हम इनका वर्गीकरण करें तो दो प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। एक होते हैं धात्विक खनिज, मेटेलिक मिनरल, जिसे हम बोलते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज ऐसा खनिज जिसको हम पिघला सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? धात्विक खनिज की श्रेणी में लाते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक खनिज की श्रेणी में लाते हैं। इससे क्या प्राप्त होती है? इससे हमें धातु का निष्कर्षण हम करते हैं। किसका निष्कर्षण करते हैं? धातु का निष्कर्षण हम इससे करते हैं। इसको गर्म करके पिघला कर हम क्या बनाते हैं? धातु का निर्माण कर लेते हैं, जिनको हम धातु के रूप में पढ़ते हैं। दूसरा है अधात्विक खनिज। क्या है? अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज दूसरा क्या है? अधात्विक खनिज है ऐसा खनिज जिसको हम ना पिघला सकते हैं ना गर्म कर सकते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज। यहां से हमको क्या प्राप्त होता है? अधातु प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? अधातु प्राप्त होते हैं। उन्हें हम अधात्विक खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधात्विक खनिज बोलते हैं। यहां से हम अधातुओं का निष्कर्षण करते हैं। तो यहां तक हमें बात पता चल गई कि मेटेलिक मिनरल्स कौन है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन है, या नॉन मेटल मिनरल्स या मेटल मिनरल्स। तो धात्विक जो खनिज होते हैं ये हमें मोस्टली दो प्रकार से पढ़ने पड़ते हैं। एक लौह धातु, एक अलौह धातु। जिसमें ऐसी धातु जिसमें लोहा पाया जाता हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? लौह धातु। लौह धातु बोलेंगे, लौह धातु खनिज। और जिसमें लोहा नहीं होगा उसे अलौह धातु खनिज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अलौह धातु खनिज। अलौह धातु मतलब ऐसा धातु जिसमें लोहा नहीं पाया जाता हो। तो लौह धातु वाले में लोहा किसमें किसमें पाया जाता है? तो पहला तो हम बात करते हैं लौह अयस्क। लौह अयस्क की हम बात जब करते हैं तो लौह अयस्क में हम किनको किनको देखते हैं? तो बात करते हैं लौह अयस्क में हेमेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। तो एक तो लौह अयस्क हो गया, निकिल हो गया, टंगस्टन हो गया। टंगस्टन जिसको W से हम लोग प्रतीक बनाते हैं, टंगस्टन मान लिया। उसके बाद आपका कोबाल्ट हो गया। क्या हो गया? कोबाल्ट हो गया। ये कुछ ऐसे होते हैं। मैग्नीज हो गया। इनसे क्या प्राप्त होता है? हमें लोहा प्राप्त होता है या लौह धातु इनसे प्राप्त होती है हमें। मतलब ऐसे खनिज जो हमें लौह धातु की उपलब्धि कराते हैं। अलौह धातु की बात करते हैं तो अलौह धातु मतलब ऐसी धातुएं जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। तो वो कौन कौन से होते हैं? जैसे तांबा हो गया, तांबा हो गया, बॉक्साइड हो गया जिससे एल्यूमिनियम बनता है, बॉक्साइड हो गया जिससे एल्यूमिनियम तैयार किया जाता है, जस्ता हो गया, टिन हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसे आपके तत्व हैं, ऐसे धातु हैं जिनमें लोहे की मात्रा नहीं देखी जाती है, जिनमें लोहे की मात्रा नहीं देखी जाती है। ये अलौह धातुएं कहलाती हैं। परंतु धातु होते हैं ऐसे खनिज, इनसे अलौह धातुएं प्राप्त की जाती हैं। सब खनिज हैं और ये सब खनिज हैं जिनसे लौह धातु और अलौह धातु दो प्रकार से हम इस प्रकार से इनको पढ़ते हैं कि किसमें लौह धातुएं हैं, किसमें अलौह धातुएं प्राप्त होती हैं। कुछ इधर अधात्विक खनिज मतलब ऐसे खनिज जिनको ना हम गर्म कर सकते हैं ना पिघला सकते हैं। ठीक है, तो वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे चूना पत्थर, जैसे चूना पत्थर, हीरा, डोलोमाइट, डोलोमाइट, अभ्रक, संगमरमर,
ठीक है, ये कुछ ऐसी खनिज हैं जिनसे हमें धातु नहीं प्राप्त होती है, ठीक है, जिनसे हमें धातु के रूप में हम उससे कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, परंतु खनिज की श्रेणी में आते हैं, इनको हम अधात्विक खनिज की श्रेणी में लाते हैं। आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ें और भी जानकारी प्राप्त करें। ये उत्तर प्रदेश में जो खनिज का टॉपिक है, थोड़ा हो सकता है आपको बोरिंग लगे, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज्यादा कुछ समझाने वाला टॉपिक नहीं है, बस इसमें डेटाबेस की बातें हैं, सारी डेटाबेस पे ही बातें करनी है, परंतु हमको वो सब जहर पीना है जिससे हमको विषधारी बनना है एग्जाम को पास करने के लिए। जो भी विष का प्याला आए गटक जाओ उसको तुरंत, क्योंकि यदि आप सफल होना चाहते हो जीवन में तो आप दो ही सिद्धांत अपने जीवन में फॉलो करो। एक तो व्यर्थ समय गंवाने से बचो, दूसरा फालतू के कंटेंट से आप बचो। दो चीजों से अगर आप बच गए तो आप समझ लेना कि आपका जीवन उद्धार हो गया। अब व्यर्थ का टाइम मतलब यह है किसी ऐसे कार्यों में टाइम मत गवाओ जिससे आगे आने वाले भविष्य में उनका कोई औचित्य ना हो आपके लाइफ में, ठीक है। जैसे मान लो आपकी मोहल्ले में कोई एक लड़का आया, बोला कि अरे मगरू चल भाई चाय पीने चलते हैं, और तुम दिन भर से परेशान थे चाय पीने के लिए, तुमने उसके साथ चल दिया चाय पीने के लिए, हाँ भर दिया और चले गए चाय पीने के लिए। चाय की टपरी पे बैठे आप चाय पी रहे हो और एक हाथ से सिगरेट बढ़िया फूक रहे हो। आधा एक घंटे आपने चाय फूकी और चाय पी और सिगरेट फूकी, आधा घंटा आपका चला गया ना। क्या मतलब उसका भविष्य में आपकी हेल्थ पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा और आपका समय भी गया। तो ऐसे थोड़े जो जिनको कहते हैं ना कुकृत्य जिनको बोलते हैं, इनको ना करके अपने टाइम को सदुपयोग करना सीखो, क्योंकि यहाँ से आपकी जीवन रेखा तय होती है। यदि आप अभी से इन सारी चीजों में लिप्त हो जाएंगे तो आने वाले समय में आप अपनी स्टडी के लिए वो टाइम नहीं निकाल पाएंगे, वो टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहोगे, क्योंकि आपका जो इन्वायरमेंट चारों तरफ से दूषित हो चुका होगा और आप उसी दूषित इन्वायरमेंट के एक हिस्सा बन के रह जाओगे और अवसाद का शिकार हो जाओगे। वो अवसाद आपके चारों ओर घिरा रहेगा, उससे आप कभी भी दूर ना जा सकोगे, उसी में लिप्त रह के खत्म हो जाओगे। तो ऐसी कंडीशन ना आने देना अपनी लाइफ में कि आपके ऊपर कोई दूसरा हावी हो जाए, मतलब इन्वायरमेंट ऐसा ना हावी हो जाए। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा फटाफट से, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि अगला हम देखते हैं कि इसके बाद हम किस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे हम बात करते हैं ऊर्जा संसाधन की, ठीक है। ऊर्जा संसाधन की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ ऊर्जा संसाधन इस प्रकार से देखते हैं हम लोग। ऊर्जा संसाधन, क्योंकि ऊर्जा संसाधन भी हम कुछ इस प्रकार से एनर्जी रिसोर्सेस, ऊर्जा संसाधन की जब कभी भी हम बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसे रिसोर्सेस आते हैं ऊर्जा संसाधन के, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, यूरेनियम, ठीक है। अब हमने देखा कि जो ऊर्जा संसाधन है क्या है, ऊर्जा जो संसाधन है, ठीक है, ऊर्जा संसाधन की अगर हम बात करते हैं, यूरेनियम देखते हैं सर्वाधिक यूपी में। अगर हम यूपी में सर्वाधिक की बात करें कि यूरेनियम कहाँ पैदा होता है, तो यूपी में जो सर्वाधिक यूरेनियम पैदा होता है वो आपका ललितपुर में है। कहाँ है? ललितपुर जिला है जहां पर आपका सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार देखा जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही जगह ऐसी है ललितपुर जहां पर यूरेनियम पैदा किया जाता है। तो हमने देखा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, ये सब क्या हैं? ये हैं आपके खनिज संसाधन से ऊर्जा बनाई जा रही है, तो ऊर्जा संसाधन के रूप में हम इनको देखते हैं। तो ये जो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उसके साथ साथ प्राकृतिक गैस हो गया, ये फॉसिल फ्यूल होते हैं। क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल होते हैं। फॉसिल फ्यूल होते हैं जिसको हम बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। अब जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जो जीवों के
अवशेष से, जीवों के सड़ने गलने से, बहुत लंबे प्रोसेस के बाद इनका निर्माण होता है। जैसे कोयला, लकड़ी के जलने के बाद कोयला बनता है। पेट्रोलियम, हड्डियां वगैरह जो हम देखते हैं ना, पृथ्वी बहुत पुरानी जो कथाएं पढ़ते हैं कि पेट्रोलियम कहाँ से हमें प्राप्त होता है, पेट्रोलियम जमीन से निकलता है, अशुद्ध निकलता है, फिर उसका हम शुद्ध करते हैं पेट्रोलियम से, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह ये सब चीजें निकालते हैं। प्राकृतिक गैस की हम बात करते हैं। ये सारे के सारे हमारे किस में आते हैं, जीवाश्म ईंधन के रूप में हम इनको देखते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा। ठीक है, उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन में, उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन में, उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन में कौन सी रैंक पर है, 5th रैंक पर है। किस रैंक पर है, 5th रैंक पर है। उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन में कौन सी रैंक पर है, 5वीं रैंक पर आता है। अब विद्युत उत्पादन की जब हम बात करते हैं तो विद्युत उत्पादन पूरे भारत में 88% जो विद्युत है, जो 88% विद्युत है वो ताप विद्युत है। क्या है, ताप विद्युत है, जो किससे तैयार की जाती है, कोयले से तैयार की जाती है। किससे, कोयला से तैयार की जाती है। ये प्रदूषण वाली विद्युत होती है, इससे प्रदूषण ज्यादा होता है। क्या होता है, प्रदूषण ज्यादा होता है। और 10% ऐसी जो विद्युत होती है वो किससे तैयार की जा रही है, जल से। तो 10% जो विद्युत है उसको हम क्या बोलते हैं, जल विद्युत, जल विद्युत। और मात्र 2% ऐसी लाइट है जिसको हम बोलते हैं नाभिकीय विद्युत, नाभिकीय विद्युत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिकीय विद्युत। तो उत्तर प्रदेश में एक ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, विद्युत का, नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो बुलंदशहर में पड़ता है। नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि नाभिकीय विद्युत का उत्पादन करता है। तो हम देखते हैं नरौरा ताप विद्युत केंद्र या नरौरा पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, बुलंदशहर में है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे नरौरा पावर प्लांट किसका है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पड़ता है, बुलंदशहर में। ठीक है, तो हमने ऊर्जा संसाधन के बारे में बात कर ली, हमने देखा कि खनिज के कितने प्रकार हैं। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज कहाँ पाया जा रहा है, इन पर चर्चा करते हैं। तो पहला हम बात करने जा रहे हैं चूना पत्थर। किसकी बात करने जा रहे हैं, चूना पत्थर की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपना चूना पत्थर के संसाधन के रूप में देश में दूसरे नंबर पे आता है। चूना पत्थर पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है चूना पत्थर में। लाइम स्टोन जिसको बोलते हैं, यूपी का दूसरा रैंक है। क्या है, यूपी का दूसरा रैंक है। यूपी का सेकंड रैंक है किसमें, चूना पत्थर में। क्या है, सेकंड रैंक यूपी का है। और ये कहां से प्राप्त होती है चूना पत्थर, तो कजराहट, कजराहट जो खान है यहां से आपका चूना पत्थर प्राप्त होता है। और ये कजराहट खान पड़ती है मिर्जापुर वाली बेल्ट पर। कहां पड़ती है, मिर्जापुर वाली बेल्ट पर ये अपने को देखने को मिलती है। तो चूना पत्थर की जब भी हम कभी बात करते हैं तो चूना पत्थर उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में अगर देखा जाए तो यूपी का चूना पत्थर के मामले में दूसरा नंबर आता है। और चूना पत्थर यूपी में कहां प्राप्त होता है, कजराहट खान से प्राप्त होता है, जिसका क्षेत्र हम कहां देखते हैं, मिर्जापुर में देखते हैं। यदि हम देखें चूना पत्थर का प्रयोग, तो चूना पत्थर के प्रयोग की अगर हम बात करें तो सीमेंट उद्योग में हम इसका प्रयोग करते हैं। कहां करते हैं, सीमेंट उद्योग में इसका हम प्रयोग करते हैं। कहां करते हैं, सीमेंट उद्योग में हम इसका प्रयोग करते हैं। जब बात आती है सीमेंट उद्योग की, तो दो उद्योग हमारे उत्तर प्रदेश में सीमेंट से, सीमेंट उद्योग हैं। एक है चुनार, एक चुनार में सीमेंट उद्योग है जो कहां पड़ता है, मिर्जापुर में। कहां पड़ता है, मिर्जापुर में। और एक है चुर्क जो कहां पड़ता है, सोनभद्र में। कहां पड़ता है, सोनभद्र में। तो ये क्वेश्चन आपके पीसीएस में आ जाते हैं, एक तरफ उद्योग दे देगा, एक तरफ उसका जिला दे देगा। ठीक है, चुनार चुर्क दे देगा, निम्नलिखित में से चुनार में जो सीमेंट फैक्ट्री लगाई जा रही है, सीमेंट उद्योग लगाया जा रहा है,
वो कौन से जिले में पड़ रहा है? मिर्जापुर में। चुर्क कहाँ पड़ रहा है? तो सोनभद्र में पड़ रहा है। तो चूना पत्थर की जब हम बात कर लिए तो यहाँ पर इस प्रकार से हम चीजों को देख लिए। आगे हम बात करते हैं डोलोमाइट की। किसकी बात करते हैं? डोलोमाइट की बात करते हैं। दूसरा जो खनिज देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, तो डोलोमाइट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डोलोमाइट की बात करते हैं। और डोलोमाइट जो है कहाँ से प्राप्त होता है? तो डोलोमाइट की अगर हम बात करते हैं तो डोलोमाइट प्राप्त होता है कजराहट। कहां से? कजराहट खान से डोलोमाइट भी प्राप्त होता है। और ये कजराहट खान से प्राप्त होता है। यहां पर जिले की अगर हम बात करेंगे तो मिर्जापुर, मिर्जापुर, बांदा और सोनभद्र, 3 जगह आपको डोलोमाइट का भंडार आपको दिखेगा। मिर्जापुर, बांदा और सोनभद्र जिले जहां से आपको डोलोमाइट का भंडार देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं डोलोमाइट का प्रयोग क्या होता है। तो डोलोमाइट का प्रयोग जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, इसका जो प्रयोग होता है, यूज होता है, वो किसके रूप में होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में। तो डोलोमाइट का जो प्रयोग होगा वो कहाँ होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में। आप इसको देखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में हम किसका प्रयोग करेंगे? डोलोमाइट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डोलोमाइट का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आगे हम देखते हैं अगला जो खनिज के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है तांबा। क्या है? तांबा। अब हम बात करते हैं तांबा की। तो तांबा पूरे भारत में सर्वाधिक कहां प्राप्त होता है? तो राजस्थान में। कहां प्राप्त होता है? राजस्थान में सबसे ज्यादा तांबा प्राप्त होता है। ठीक है, हमने देखा कि तांबा में खेतड़ी की खान है, राजस्थान में खेतड़ी की खान। वहां से पुराने समय में आप ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, आहड़ संस्कृति की हम बात करते हैं। आहड़ संस्कृति ऐसी संस्कृति जो मतलब तांबे और पात मतलब पत्थर, ताम्र पाषाण, वहां पत्थर और तांबे दोनों का प्रयोग मिलता है। तो आहड़ की जो संस्कृति है वहां खेतड़ी की खान से बहुत समय पहले पुराने भारत मतलब प्राचीन भारत में ही तांबे का जो एक्सपोर्ट था, जो निर्यात था, वो विदेशों के लिए होता था राजस्थान की खेतड़ी खान से। ठीक है, यूपी पेट 2021 में प्रश्न भी पूछा गया, तांबे की खान, खेतड़ी की खान। तो तांबा सर्वाधिक कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। परंतु हम यूपी में तांबे के बारे में पढ़ेंगे तो यूपी में जो तांबा है वो कहाँ पड़ता है? सोनराई क्षेत्र। सोनराई क्षेत्र। और ये कहां पड़ता है? ललितपुर पड़ता है। कहां पड़ता है? ललितपुर पड़ता है। सोनराई क्षेत्र ललितपुर पड़ता है। ठीक है, अब तांबे का उपयोग कहां होता है? तो इसका उपयोग की अगर हम तांबे की बात कर लें तो तांबे का उपयोग कहां होता है? एक तो यंत्र बनाने में, मशीन, कई मशीनें तांबे की बनी होती हैं। ठीक है, मशीन बनाने में या आपके मशीन के पुर्जे बनाने में, आभूषण बनाने में, आभूषण में, ठीक है, किसमें? आभूषण में। तो इत्यादि जगहों पर हम क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। किसका? तांबे का। आगे हम बात करते हैं सोना की, बात कर लेते हैं। सोना, सोना, सोना चांदी। तो सोना की बात कर लेते हैं। सोना, गोल्ड, बहुमूल्य धातु है। क्या है? बहुमूल्य धातु है। पहला पॉइंट, बहुमूल्य धातु है। कैसी है? बहुमूल्य धातु है। क्या बनाया जाता है? आभूषण। क्या बनाया जाता है? आभूषण बनाने हेतु, आभूषण बनाने हेतु हम किसका उपयोग करते हैं? सोने का उपयोग करते हैं। और सर्वाधिक सोना कहां देखने को मिलता है? तो सर्वाधिक अगर हम बात करें सोने की तो सर्वाधिक मिलता है कर्नाटक में। कहां? कर्नाटक में। पूरे भारत का 98% सोना कर्नाटक में होता है। कितना? 98% सोना। और कर्नाटक के अंदर आपको कोलार और हट्टी, कोलार और हट्टी की खानें,
कोलार और हट्टी की खानें, कोलार और हट्टी की खानें, यहां से आपको सोना प्राप्त होता है। पूरे भारत का 98% सोना जो है वो कर्नाटका राज्य अकेले भंडारित करता है, देता है। यूपी में अगर हम बात करें सोने की, तो यूपी में शारदा और रामगंगा नदी की रेत, यूपी में शारदा और रामगंगा नदी की रेत। अब ऐसा नहीं है कि आप रामगंगा बरेली उरेली के रहने वाले हो तो पहुंच जाओ आप फावड़ा वड़ा लेके चलो रामगंगा की रेत को ही छान मारते हैं, 2-3 कट्टे सोने निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। आप महीनों निकालते रह जाओगे, यहाँ पर पता लगे एक छोटी सी क्षण मिल जाए। बहुत नाम मात्र का सोना उत्तर प्रदेश में शारदा और रामगंगा नदी की रेत में देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल अगर बात करें भारत में, तो इसमें कोलार और हट्टी की जो खाने हैं वहां से हमको सोना देखने को मिलता है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हमने चूना पत्थर देखा, डोलोमाइट देखा, तांबा देखा, सोना देखा। बाकी आने वाले जो खनिज हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। पहले जो हमने खनिजों के बारे में आपके बीच चर्चा की है, आप उसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। देन उसके बाद हम जो अदर मिनरल्स बच गए हैं उनको भी हम यहाँ पर उपयोग कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं सारे फटाफट से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, यूरेनियम की बात करते हैं। अगर हम यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम एक ऊर्जा संसाधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। किसमें उपयोग करते हैं इसका? अगर प्रयोग की अगर हम बात करें तो यूरेनियम का जो प्रयोग करते हैं ऊर्जा संसाधन के रूप में, किसमें? ऊर्जा संसाधन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। किसमें करते हैं? ऊर्जा संसाधन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। यूपी में यूरेनियम का भंडार कहाँ देखने को मिलता है? ललितपुर में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? ललितपुर में देखने को मिलता है। तो हम यूरेनियम की बातों से यूरेनियम के खनिज के बारे में सारी चीजें जान लिए हैं। यहाँ पर आगे हम और भी चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। अब यूरेनियम के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर हीरा की। किसकी बात करते हैं? हीरा की बात करते हैं। हीरा का प्रयोग कांच काटने में करते हैं, आभूषण में करते हैं। ठीक है, तो हीरा जो है इसके बारे में हम बात करते हैं। हीरा का प्रयोग, हीरा का जो प्रयोग है इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? हीरा का प्रयोग कांच काटने में, कांच काटने में, कांच काटने के लिए हम हीरे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? हीरे का प्रयोग करते हैं कांच काटने के लिए। आभूषण निर्माण में, आभूषण, डायमंड रिंग बोलते हो ना तुम लोग, तो आभूषण निर्माण में भी हम हीरे का उपयोग करते हैं। अगर पूछा जाए सर्वाधिक, अगर पूछा जाए सर्वाधिक हीरा कहाँ देखने को मिलता है, तो सर्वाधिक हीरा कहाँ देखने को मिलता है? एमपी, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा पन्ना की खान। पन्ना खान, जो पन्ना में खान है वहां पर आपको हीरा सर्वाधिक देखने को मिलेगा। परंतु यूपी की अगर हम बात करेंगे तो यूपी में हीरा कहाँ देखने को मिलेगा? तो बांदा और मिर्जापुर। कहाँ देखने को मिलेगा? बांदा और मिर्जापुर में आपको हीरा के अंश देखने को मिलेंगे। तो बांदा वाले बच्चों लग जाओ हीरा खोजने में। ठीक है, तो बांदा और मिर्जापुर में बहुत नाम मात्र का हीरा देखने को मिलता है। हमने यहाँ पर हीरे के बारे में जिक्र कर लिया, हीरे के बारे में विस्तार पूर्वक हमने देख लिया चर्चा। जो आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल के परिप्रेक्ष्य में जो पूछी जाएगी उतना हमने आपको बता दिया। भारत वाला कोहिनूर हीरा आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, जो रंगीला साहब थे, अहमद शाह अब्दाली वाला आक्रमण हुआ तो लेके गया था हीरा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉक्साइट की। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? जो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट, तो बॉक्साइट जो होता है, बॉक्साइट
बॉक्साइट की बात करते हैं तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क है उसका एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है? श्री देवी। श्री देवी, श्री का मतलब कोरंडम, कोरंडम, डायोस्पर, डायोस्पर और बॉक्साइट, बॉक्साइट। ठीक है, तो श्रीदेवी इसकी ट्रिक है बॉक्साइट की। क्या है बॉक्साइट की ट्रिक? कि कोरंडम, डायोस्पर, बॉक्साइट, ये किसके खनिज होते हैं, किसके अयस्क होते हैं? एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं। एल्यूमिनियम यहीं से प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? एल्यूमिनियम यहीं से प्राप्त किया जाता है। तो ये पूरी ट्रिक हो गई एल्यूमिनियम की। याद रखेंगे एल्यूमिनियम की ट्रिक का श्रीदेवी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो बॉक्साइट होता है ये कहाँ पाया जाता है? तो हम ध्यान देंगे बॉक्साइट कहाँ पर पाया जाता है? बांदा और वाराणसी। कहाँ? बांदा और वाराणसी में देखने को मिलता है। और ये है एल्यूमिनियम का अयस्क। इसलिए अगर क्वेश्चन कभी आ जाए यूपी में एल्यूमिनियम कारखाना, यूपी में एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थित है? एल्यूमिनियम, यूपी में एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थित है? तो अगर हम बात करें कि यूपी में एल्यूमिनियम कारखाना जो है वो रेणुकूट मिर्जापुर में है। कहाँ है? रेणुकूट मिर्जापुर में है। आप फटाफट से इसको लिख लीजिएगा। रेणुकूट कहाँ है? मिर्जापुर में। जो रेणुकूट मिर्जापुर में जो एल्यूमिनियम का कारखाना है वहां से, वहां पर जो एल्यूमिनियम मिलेगा वो कहां से आएगा? बांदा और वाराणसी से कच्चा माल प्राप्त होगा जो रेणुकूट मिर्जापुर में एल्यूमिनियम जहां बनाया जाएगा। तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए इसके अयस्क की प्राप्ति होना आवश्यक है और इन्हीं अयस्क से हम क्या बनाएंगे? एल्यूमिनियम की प्राप्ति करेंगे। तो यहाँ पर हमने यूरेनियम देखा, हीरा देखा, बॉक्साइट देखा, जहां से हम किसको प्राप्त कर रहे हैं? एल्यूमिनियम का प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, आप इनको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं उनको भी हम कवर कर लेते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। कुछ जो पॉइंट्स बच गए हैं उनको भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे संगमरमर, आपने गाना भी देखा होगा बॉलीवुड में कि सुनो ना संगमरमर। कहाँ का शूट किया गया गाना है? लखनऊ, अंबेडकर पार्क का गाना। और जो संगमरमर की बात करते हैं तो राजस्थान में एक मकराना क्षेत्र पड़ता है। मकराना, मकराना का जो संगमरमर होता है सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। बाकी राजस्थान में संगमरमर दो जगह बहुत ज्यादा फेमस है, एक मकराना, एक किशनगढ़। किशनगढ़ जयपुर अजमेर हाईवे पे जब जाओगे तो जयपुर से 100 किलोमीटर आगे पड़ता है आपका किशनगढ़। किशनगढ़ जयपुर और अजमेर के बीच में पड़ता है। तो वहां का भी संगमरमर बहुत ज्यादा फेमस है और आपका मकराना का भी संगमरमर बहुत ज्यादा फेमस है। जो भारत में जो विश्व विरासत स्थल में हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ताजमहल की जब हम बात करते हैं, किसकी? ताजमहल की बात करते हैं जो कि मुगल काल की एक इमारत है। ताजमहल को बनाने के लिए भी संगमरमर जो आया हुआ था वो कहां से आया हुआ था? वो आया हुआ था मकराना की खानों से। मकराना से संगमरमर आया हुआ था। तो हम यहां पर बात करते हैं संगमरमर की। संगमरमर, तो संगमरमर की हम बात करते हैं तो संगमरमर सर्वाधिक कहां देखा जाएगा? राजस्थान में देखा जाएगा। सर्वाधिक अगर हम संगमरमर की बात करें कि सर्वाधिक संगमरमर कहां देखा जाएगा तो राजस्थान देखा जाएगा। कहां? राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक संगमरमर है। संगमरमर का उपयोग क्या है हमारे जीवन में? इसका प्रयोग क्या करते हैं? तो भवन निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। कहां करते हैं? भवन निर्माण में हम इसका प्रयोग करते हैं संगमरमर का। तो इसका उपयोग की अगर बात आ जाए तो भवन निर्माण में हम संगमरमर का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। किसमें उपयोग करते हैं? भवन निर्माण में हम किसका उपयोग करते हैं? संगमरमर का उपयोग करते हैं। यहां तक चीजें हम समझ में आ गई। अब संगमरमर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कहां पाया जाएगा?
तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो संगमरमर है वो आपका पाया जाएगा सोनभद्र और मिर्जापुर में। सोनभद्र और मिर्जापुर में आपका संगमरमर का जो भंडार है वो देखा जाता है। तो मिर्जापुर और सोनभद्र की हम बात कर लिए जहां पर उत्तर प्रदेश में ये खनिज देखने को मिलता है। तो संगमरमर यहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं सेलखड़ी। एक खनिज है सेलखड़ी, जो मुलायम टाइप का खनिज होता है सेलखड़ी। सेलखड़ी, जो सेलखड़ी खनिज है ये उत्तर प्रदेश के अगर हम बात करें तो झांसी और हमीरपुर वाले एरिया में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है? झांसी और हमीरपुर वाले एरिया में ये देखने को मिलता है। झांसी और हमीरपुर वाले क्षेत्र में ये देखने को मिलता है सेलखड़ी खनिज। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? सेलखड़ी खनिज। एक होता है एस्बेस्टस। क्या होता है? एस्बेस्टस जो खनिज होता है जिसका विद्युत उपकरण बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो एस्बेस्टस के बारे में भी हम देख लेते हैं। एस्बेस्टस, तो एस्बेस्टस जो खनिज होता है इसकी प्रयोग इसका देखते हैं। एस्बेस्टस खनिज का जो प्रयोग होता है उसका हम लोग किस में प्रयोग करते हैं? तो एस्बेस्टस जो खनिज है उसका प्रयोग हम लोग दो जगह करते हैं। एक विद्युत उपकरण बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में एक तो हमने इसका उपयोग देखा कि विद्युत उपकरण बनाने में। दूसरा सीमेंट उद्योग में। कहां? सीमेंट उद्योग में भी हम एस्बेस्टस का प्रयोग करते हैं। किसमें? सीमेंट उद्योग में भी हम एस्बेस्टस का प्रयोग करते हैं। और एस्बेस्टस अगर हम बात करते हैं कि यूपी में एस्बेस्टस कहां देखने को मिलता है, तो बांदा और मिर्जापुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। और इसको हम झांसी और मिर्जापुर वाले क्षेत्र में भी देखते हैं। झांसी, बांदा और मिर्जापुर, तो हम झांसी और मिर्जापुर वाले क्षेत्र में इसको देखते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये था अपना उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन का मुद्दा आज का, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। आपको उत्तर प्रदेश के जब खनिज संसाधन की बात आएगी तो यहीं से आपको सारा कुछ पढ़ लेना है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपके चाहे यूपी ट्रिपल एससी की बात करो, चाहे यूपी पीएससी की बात करो, आपके जो प्रश्न हैं वो यहीं से आ जाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे ताकि आपके भाई बहन, दोस्त, मित्र, सखा, आपके जूनियर सीनियर सब तक क्लासेस पहुंचे और सब इस क्लास का आनंद लें, जो कि उत्तर प्रदेश की क्लास है जीके की, जो आपको बुधवार से लेकर के शनिवार तक निरंतर क्लासेस चलती हैं। ठीक है, बुधवार से लेकर के शनिवार तक आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल आपको वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं कि वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में एक बेहतर प्रयास में है और हमने एजीटीए के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच चला रहे हैं। तो ऑनलाइन बैच की हम बात करें, शताब्दी बैच, जिसका कल अंतिम दिन है शताब्दी बैच का। यदि आप कल तक एडमिशन लेते हैं तो आपको 399 रुपए में कोर्स मिलेगा। यदि आप कल के बाद एडमिशन लेते हैं तो आपको वही कोर्स आपको 599 रुपए में मिलेगा। कितने में मिलेगा? 599 रुपए में मिलेगा। तो विशेष ध्यान दें, जो बच्चे अभी तक हमारे शताब्दी बैच से नहीं जुड़े हैं वो तत्काल कल तक जरूर एडमिशन सुनिश्चित कर लें, अदरवाइज आपको 599 का कोर्स लेना पड़ेगा। निर्माण बैच की हम बात करें तो हमारा ऑफलाइन बैच बहुत ही अच्छा बैच चल रहा है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बच्चों वाला बैच निर्माण बैच है। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन आके पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें हमारे पास बच्चे तो लखीमपुर खीरी के साथ साथ दूर दराज के जनपदों से आए हुए बच्चे हैं। ललितपुर से आज ही 2 बच्चे आए हुए हैं, आज यानी कि 1 फरवरी है। आज ललितपुर से 2 बच्चे आए हुए हैं, 2 बच्चे आजमगढ़ से आ रहे हैं, प्रयागराज से आ रहे हैं बच्चे। ठीक है, दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं। कानपुर जैसे शहर को बच्चे छोड़ रहे हैं और गोला की ओर मूव कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। और यदि आप लोगों का सहयोग सपोर्ट रहा तो हम एजीटीए में झंडा आपका फहराएंगे जरूर। ये दावा है कि सर्वाधिक सिलेक्शन निकलेगा जरूर, क्योंकि मेहनत आपकी रहेगी और संघर्ष हमारा रहेगा, तो परिणाम हम सबका डेफिनेटली आएगा। तो आज इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल मिलेंगे
यानी कि अगले बुधवार को मिलेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल के 20वीं क्लास के रूप में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, ठीक है।